सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द आपको दिया हुआ है श्रेणी। क्या चीज? तो श्रेणी या श्रेणी, कहीं कहीं आपको श्रेणी भी लिखा हुआ मिलेगा, नहीं? तो फिलहाल इस चैप्टर के लिए श्रेणी और श्रेणी का हमारा मतलब एक ही होगा, नहीं? तो श्रेणी को हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं और श्रेणी को हम लोग सीरीज कहते हैं। श्रेणी को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, नहीं? और श्रेणी को हम लोग बोलते हैं सीरीज। क्या बोलते हैं? सीरीज। लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमें दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं श्रेणी का मतलब क्या होता है। तो श्रेणी का मतलब होता है कि जब वस्तुओं के झुंड को, श्रेणी का मतलब कौन सी होता है? झुंड। झुंड का मतलब समूह, श्रेणी का मतलब क्या होगा यहाँ पर? झुंड। क्या चीज? झुंड। झुंड का मतलब समूह। क्या चीज? जैसे आप लोगों का झुंड, विद्यार्थियों का समूह, नहीं? भेड़ों का समूह, नहीं? किसका समूह? भेड़ों का समूह। उसके बाद से बकरियों का समूह, नहीं? ये सब कौन सी हो गया? झुंड हो गया। इसको हम समूह कहते हैं। बहुत सारा विद्यार्थी हैं तो उसको हम विद्यार्थियों का झुंड बोलेंगे, समूह बोलेंगे, नहीं? भेड़, बहुत सारा भेड़ हो तो उसको भेड़ों का झुंड बोलेंगे, समूह बोलेंगे। तो उसी तरह का यहाँ पर हमें कुछ झुंड के बारे में, समूह के बारे में पढ़ना है। अब झुंड से हमारा तात्पर्य होगा, समूह से हमारा तात्पर्य होगा एक वैसा झुंड, एक वैसा समूह जो खास पैटर्न पर व्यवस्थित हो, मतलब खास तरह के नियम का पालन करते हुए व्यवस्थित हो। तो उस तरह के झुंड को, उस तरह के समूह को हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। वैसा झुंड, वैसा समूह जो खास तरह का नियम का पालन करते हुए व्यवस्थित हो, मतलब खास क्रम में व्यवस्थित हो। तो उस तरह के झुंड को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। वैसा झुंड, वैसा समूह जो खास तरह के नियम का पालन करते हुए खास ढंग से व्यवस्थित हो, तो उस झुंड को हम कहेंगे, उस समूह को हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। लेकिन जैसे मान लो कि आप मकई का भुट्टा देखते हो तो उसका दाना जो होता है एक खास पैटर्न में होता है, एक खास ढंग से व्यवस्थित होता है। तो फिर हम कहेंगे कि मकई का जो दाना है ना, वो एक श्रेणी में है। किस चीज में है? श्रेणी में। जैसे आप लोग देखते होइएगा मधुमक्खी का छत्ता, तो उसके अंदर जो होल होता है उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो उसके छेद जो होते हैं वो एक खास ढंग से व्यवस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो उसके होल हैं उसको हम श्रेणी कह सकते हैं, क्योंकि उसको होल एक खास पैटर्न में, खास क्रम से क्या रहता है? व्यवस्थित रहता है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा श्रेणी से मतलब होगा संख्याओं के झुंड से, संख्याओं के समूह से, न कि मकई का भुट्टा का दाना का झुंड से हमारा मतलब होगा, न कि जो मधुमक्खी के जो छाता में जो होल होता है, नहीं? तो उसके समूह से मतलब होगा। हम मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमारा झुंड से, समूह से मतलब किसका होगा? संख्याओं का। तो संख्याओं का वैसा झुंड, वैसा समूह जो एक खास पैटर्न में व्यवस्थित हो, खास नियम का पालन करते हुए व्यवस्थित हो, तो उस तरह के संख्याओं को, समूह को हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो श्रेणी से हमारा तात्पर्य होगा, श्रेणी से हमारा तात्पर्य होगा संख्याओं का वैसा समूह, संख्याओं का वैसा समूह, वैसा समूह जो किसी विशेष नियम
विशेष नियम के अनुसार व्यवस्थित हो, क्या चीज हो, व्यवस्थित हो, व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। संख्याओं का वैसा झुंड, वैसा समूह जो एक खास नियम के तहत व्यवस्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हम कुछ संख्याओं का झुंड ले रहे हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। एक दूसरा झुंड हम ले रहे हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तीसरा झुंड हम ले रहे हैं, 2, 4, 16, 256 एंड सो ऑन। चौथा झुंड हम ले रहे हैं, 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। पांचवा झुंड हम ले रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। एक और झुंड ले रहे हैं हम, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। हमने एग्जाम्पल में छह तरह का झुंड लिया, समूह लिया। पहला समूह में कौन कौन सी संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारी संख्या है नहीं। तीसरा समूह में हमने 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से संख्याओं का समूह लिया है। अब प्रत्येक समूह, संख्याओं का प्रत्येक समूह यदि किसी विशेष नियम के तहत व्यवस्थित होगा तो उसे हम श्रेणी कहेंगे, या नहीं तो उसे हम श्रेणी, सिर्फ उसको झुंड कहेंगे, समूह कहेंगे। किसी खास नियम का पालन करते हुए यदि व्यवस्थित होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे समूह को। अन्यथा उसे एक सिंपल सा हम समूह या झुंड कह करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। चलो देखते हैं, फोकस करते हैं। यहाँ पर देखो, 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याओं का समूह है। अब इस पे हमको तर्क वितर्क करके ये देखना है कि क्या ये किसी नियम का पालन करते हुए व्यवस्थित है या नहीं है। तो देखते हैं, 1 में 2 जोड़ोगे तो ये वाला आ जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ोगे ये वाला आ जाएगा, फिर 5 में 2 जोड़ोगे ये वाला आ जाएगा, फिर 7 में 2 जोड़ोगे ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब कि इसके आगे वाला पद हम लिख सकते हैं इस नियम के हिसाब से। तो अगला पद क्या होगा, इसमें 2 जोड़ देंगे, फिर उसका अगला वाला पद क्या होगा, उसमें 2 जोड़ देंगे। नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी पद में 2 जोड़ देने से उसके आगे वाला पद क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। अर्थात ये एक खास नियम के तहत व्यवस्थित है। और वो नियम क्या है कि किसी भी संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो इसके आगे वाला संख्या मिल जा रहा है, फिर इसमें 2 जोड़ देंगे, इसके आगे वाला संख्या क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, इस संख्याओं का समूह को हम श्रेणी कहेंगे, क्योंकि रूल कहता है कि जब संख्याएं खास नियम का पालन करते हुए व्यवस्थित हो तो उस तरह के समूह को हम श्रेणी कहते हैं। तो इसमें उस तरह का नियम का पालन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 2 नंबर, 2, 4, 6, 8, 10 ये संख्याओं का समूह है। अब इस समूह को हम श्रेणी कहेंगे कि नहीं कहेंगे, देखते हैं। 2 में
दो जोड़ोगे तो ये वाला आ जाएगा, 4 में दो जोड़ोगे तो ये वाला आ जाएगा, 6 में दो जोड़ोगे ये वाला आ जाएगा, 8 में दो जोड़ोगे ये वाला आ जाएगा। इसका मतलब इसके आगे की संख्या कुछ इसी तरह से व्यवस्थित होगा नहीं, अर्थात ये संख्या एक खास नियम के तहत व्यवस्थित है, इसीलिए इस समूह को हम क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, इसको श्रेणी बोलोगे कि नहीं बोलोगे, सोच करके बोलिएगा। चलिए देखते हैं इस समूह को हम श्रेणी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। नहीं, देखो यहाँ पर ये दो है, दो का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, 16 का स्क्वायर करोगे 256 आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर करोगे आगे वाला आ जाएगा, फिर उसका स्क्वायर करोगे आगे वाला आ जाएगा। मतलब ये खास नियम के तहत व्यवस्थित है कि किसी संख्या का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो उसका आगे वाला संख्या मिल जाएगा। नहीं, तो ये भी एक नियम का पालन करता है। मतलब संख्याओं के इस समूह को हम श्रेणी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब कि ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है, ये भी श्रेणी है। अब हम बात करते हैं 4 नंबर। जल्दी से बोलिए सोच करके कि इसे हम श्रेणी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। पक्का लॉक किया जाए, श्रेणी बोलेंगे। चलिए देखते हैं, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, तो इसको क्या करने पर ही आएगा, वही काम इसके साथ जो काम कीजिएगा वही काम इसके साथ करने पर फिर ये आ जाना चाहिए, फिर इसके साथ जो काम किए वही काम इसके साथ कीजिएगा तो ये आ जाना चाहिए। हाँ, इसमें 2 से गुना करने पर ही आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करने पर ही आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करने पर ही आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करने पर। इसका मतलब कि इसमें 2 से गुना कर देंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। नहीं, तो इसका मतलब इस समूह को हम श्रेणी बोलेंगे, तो ये भी अपना श्रेणी हो गया। नहीं, अच्छा ये देखो, तो इसको श्रेणी बोलोगे कि नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये प्राकृत संख्या का वर्ग है। तो अगला होगा 5 का स्क्वायर, उसके आगे होगा 6 का स्क्वायर, उसके आगे होगा 7 का। मतलब प्रत्येक प्राकृत संख्याओं का वर्गों का इस समूह है। नहीं, तो इस झुंड को, इस समूह को भी हम श्रेणी बोलेंगे। ये वाला देखो, एक में 2 जोड़ोगे ये तो आ जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे ये आ जाएगा, तो इसमें 2 जोड़ने के बाद फिर ये आना चाहिए था, लेकिन 5 में 1 जोड़ने पर 6 आएगा। इसका मतलब एक खास नियम से व्यवस्थित, कभी 2 जोड़ना पड़ जा रहा है, कभी 1 जोड़ना जरूर, तो कहता है कि एक नियम तो नियम नहीं, सब पर लागू होना चाहिए। इसका मतलब कि ये जो श्रेणी है, लेकिन ये वाला श्रेणी नहीं है, मतलब ये संख्याओं का समूह है, श्रेणी नहीं है। श्रेणी तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर तो श्रेणी तो आप लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे एक और चीज जोड़ दी है, समांतर। तो किस तरह के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलेंगे? ये सब श्रेणी हो गया, तो क्या सबको समांतर बोलेंगे? नहीं, तो हम आपको बताते हैं, नाम ही है इसका, देखो समांतर, समान अंतर। वैसी श्रेणी जिसके 2 लगातार पदों का अंतर समान हो, समांतर समान अंतर। किसका? पदों का। किसका? अब देखो ये समांतर ये श्रेणी में है सब, तो श्रेणी के अब हम क्या करते हैं, चलो देखते हैं, रहने दो फिलहाल। समांतर श्रेणी किसको कहेंगे? तो समांतर समान अंतर वैसी श्रेणी जिसके 2 क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार, गैप नहीं होना चाहिए। नहीं, जैसे उंगली हो गया,
तो इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये नहीं लेना है। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो क्रमागत मतलब होता है लगातार, गैप नहीं होना चाहिए। तो दो कितना, समांतर श्रेणी का मतलब हो गया कि दो लगातार, दो लगातार, लगातार को ही हम क्रमागत बोलते हैं। दो लगातार पदों का अंतर, पदों का अंतर समान हो, क्या चीज हो, समान हो, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। वैसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। वैसे श्रेणी, ये सब श्रेणी है, इसको छोड़ करके इसको मिटा ही देते हैं, अभी सब श्रेणी हो गया। तो सवाल है इसमें हम किसको समांतर श्रेणी कहेंगे। तो समांतर श्रेणी के डिफिनीशन पहले जान लेते हैं, नहीं लक्षण जान लेते हैं, उसका क्राइटेरिया जान लेते हैं। तो वैसी श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो देखते हैं कि इसमें इस नियम का पालन करने वाला कौन कौन सा इसमें श्रेणी है। नहीं तो दो लगातार पद, इस सबको पद बोला जाए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब पद बोला जाएगा, इसको टर्म। नहीं तो देखते हैं कि ये समान, इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी में कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो दो लगातार पद का अंतर लो, चलो जैसे इसकी हम बात करते हैं, ये वाला, तो ये दोनों को ले लो पहले, ये दोनों का, तो आगे वाला में से पीछे वाले को घटाना, तो 3 में से 1 जाएगा 2। अब ये दोनों को ले लो, लगातार लेना है, तो 5 में से 3 जाएगा 2। अब चाहो तो ये दोनों को ले लो, तो 9 में से 7 जाएगा। चाहो तो ये दोनों को ले लो, नहीं ये भी कितना हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो लगातार पदों का अंतर बराबर है। इसका मतलब कि इस श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहेंगे। क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। दो पद, तो 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। फिर ये दो पद को ले लो, तो आगे वाला हमसे पीछे वाले घटाना, हम ऐसे जा रहे हैं, तो 5 माइनस 3 बराबर कितना 2। फिर ये दोनों को ले रहे हैं, 7 माइनस 5 कितना। इसका मतलब अंतर कितना का है, 2 का। तो हम कहेंगे कि दो लगातार पदों का अंतर समान है, इसलिए ये एपी में है। किसमें है, ये एपी में, समांतर श्रेणी है, मतलब एपी में है। अब इसको हम देखते हैं कि ये एपी में है कि नहीं, देखते हैं। दो पद का अंतर ले लो, तो ये दोनों का 4 में से 2 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 8 में से 6 जाएगा, 10 में से 8 जाएगा। दो का अंतर है, हाँ एपी में है। क्यों, बाय डिफिनीशन। नहीं ये किसमें है, एपी में है। किसमें है, एपी में है। देखते हैं ये वाला तीसरा, 4 में से 2 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा। श्रेणी है बट एपी में दो पदों का अंतर क्या होना चाहिए था। तो इसमें देख लो आप, यही ना हम लिए थे, देखो इसमें हम ले रहे हैं इस दोनों का अंतर, तो 2 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर ले रहे हैं, तो 16 में से 4 जाएगा, 12 नहीं हो रहा है। कभी 2 आ जा रहा है, कभी 12 आ जा रहा है, कभी कुछ आएगा नहीं। इसका मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में ये वाला नहीं है। नहीं तब तो समझ गए कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है। नहीं पक्का, कि यहाँ भी गलती हो जाएगा पहचानने में। ये वाला 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 जाएगा। अच्छा 3 का स्क्वायर, अरे इसको स्क्वायर हटाओगे तो ये 1 होगा, ये 4 होगा, ये 3 3 9 होगा, 4 2 का 16 होगा है? नहीं है, तो ये भी एपी में नहीं है। श्रेणी तो है, एपी में नहीं, एपी में
आए समझ में? तो श्रेणी समझ गए किसको कहते हैं? संख्याओं का वैसा समूह जो किसी खास नियम के तहत व्यवस्थित हो, उसे हम श्रेणी कहेंगे। समांतर श्रेणी तो वैसी श्रेणी जिसके दो क्रमागत, एक तो श्रेणी होना ही चाहिए, उसके बाद दो लगातार पदों का अंतर भी बराबर होना चाहिए, तब उस श्रेणी को हम क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। वैसे श्रेणी जो होता है तीन प्रकार का होता है, एक समांतर, एक गुणोत्तर, एक होता है हरात्मक। नहीं, एपी, जीपी, एचपी। लेकिन हमें क्लास 10th लेवल में सिर्फ हमें समांतर श्रेणी मतलब एपी के बारे में ही क्या करना है? पढ़ना है। तो फिर जो पढ़ना ही नहीं है उसका चर्चा करना कौन सी बेकार है यहाँ पर। उसके लिए हम लोग का आगे जो क्लास है 11th में जाइएगा नहीं, तो वहां पर चीजों को पढ़िएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं समांतर श्रेणी में कुछ और चीजें हैं जिसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एग्जाम्पल जो भी लेंगे वो समांतर श्रेणी का लेंगे। नहीं, दो, चार, छ, 8, 10। नहीं, अच्छा एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। 2, 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ये दोनों समांतर श्रेणी है। नहीं, तो देखो इसमें कै ठो पद है? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कै ठो पद है? एंड सो ऑन। इसके आगे बहुत सारा पद है। ये भी समांतर श्रेणी, ये भी समांतर श्रेणी। तो दोनों में अंतर क्या है कि इसमें संख्याओं को गिन सकते हो, पदों को गिन सकते हो, इसमें कितने पद है इसको नहीं गिन। ये भी समांतर श्रेणी में है और ये भी समांतर श्रेणी में है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें हम पदों को गिन सकते हैं, लास्ट टर्म दिया है, लेकिन इसमें लास्ट टर्म। तो वैसी समांतर श्रेणी जिसमें अंतिम पद दिया हुआ हो, मतलब जिसके पदों को गिना जा सके, तो उसको हम कहते हैं परिमित। क्या बोलते हैं? तो ये वाला इसको हम बोलेंगे परिमित। परिमित समांतर श्रेणी मतलब परिमित एपी, फाइनाइट एपी। इसके इसका अंतिम पद हमें पता नहीं, मतलब इसके पदों को आप नहीं गिन सकते हो, तो हम कहेंगे इसको इनफाइनाइट। क्या कहेंगे? हाँ, इसको हम बोलेंगे अपरिमित। क्या बोलेंगे? अपरिमित, इनफाइनाइट, मतलब इसका काउंटिंग नहीं किया जा सकता, नहीं गिना जा सकता। तो समांतर श्रेणी कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक हो जाएगा परिमित, फाइनाइट, और दूसरा आ जाएगा इनफाइनाइट, अपरिमित। नहीं, जिसका अंतिम पद दिया हुआ हो उसको समझना फाइनाइट, परिमित, और जिसका अंतिम पद नहीं दिया हो, इस तरह से 3 तो डॉट दिया हुआ हो, उसको समझना अपरिमित। ठीक है। अब इसमें एपी के समांतर श्रेणी के, अब ये चूंकि पहला पद हो गया, तो इसको हम लोग पद को, श्रेणी के जो पद होते हैं इसको इंग्लिश में टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म। तो पद को हम लोग सूचित करते हैं ए से या टी से। टर्म्स को किससे सूचित करते हैं? ए से या टी से। किसी की एनसीईआरटी में जनरली आपको ए से सूचित किया गया है, अदर बुक्स वगैरह पढ़िएगा तो वहां पर टी मिलेगा। तो हो सकता है एग्जाम में आपका ए आए या टी आए, तो दोनों का मतलब एक ही होता नहीं। तो हम लोग टर्म्स को सूचित करते हैं ए या टी से। जैसे देखो ये पहला टर्म है ये वाला, तो हम इसे सूचित करेंगे A1। इसको कैसे सूचित करेंगे?
पहला पद है तो ए तो लिखबे करेंगे सब में, ए, लेकिन सवाल है कि पहला दूसरा है तो उसका भी संकेत कुछ होना चाहिए ना। तो पहला पद है, पहला ये पद है तो इसीलिए A1, ये दूसरा पद है A2, ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद है A4, ये पांचवा पद है A5। इसी तरह से इसे करते करते इसे लास्ट में से कुछ दिया रहता 50, तो ये अंतिम पद हो गया। तो अंतिम पद को जनरली हम लोग सूचित करते हैं AN। अंतिम पद को AN को हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं, L से भी सूचित किया जाता है। तो AP के पदों को हम सूचित करते हैं A से। पहला पद होगा तो A1, दूसरा पद होगा A2, तीसरा पद होगा A3, चौथा पद होगा। अब हम आपसे ये पूछे कि चलो बताओ इसमें पांचवा पद कौन है। पांचवा पद कौन है? तो पांचवा पद का मतलब हम आपसे A5 पूछ रहे हैं कौन है। A5 की जगह पर कौन है? तो हम अब ये पांचवा पद न लिख करके डायरेक्ट हम लिखेंगे A5 बराबर। हम आपसे ये पूछते हैं कि इसमें चौथा पद कौन है। तो चौथा पद को सांकेतिक भाषा में पहले क्या लिखेंगे? A4। A4 कितना? हम आपसे पूछते हैं कि इसमें Nवा पद कौन है। Nवा का मतलब अंतिमवा पद नहीं, अंतिमवा पद, अंतिमवा पद, लास्ट टर्म। तो अंतिमवा पद को हम लोग बोलते हैं Nवा पद। कौन सा पद? इसको संकेत में AN बोलते हैं। AN कितना है? 50 है। क्या चीज है? 50। अब ये AP में है, कैसे पता चला आपको AP में है कि नहीं है? इस श्रेणी है, AP में है, कैसे पता चलेगा आपको? दो पद का अंतर लेने से। जैसे ये दो पद का अंतर लेते हैं तो A2 माइनस A1, तो 4 माइनस 2 कितना? अब ये दोनों का अंतर लेते हैं तो A3 माइनस A2 कितना? ये भी तो 2 आएगा। 6 माइनस 4 बराबर। अब हम लेते हैं A4 माइनस A3, तो कितना होगा? 8 माइनस, तो कितना? नहीं, तो दो पदों का, दो लगातार पदों का अंतर बराबर आ रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? AP में कहेंगे। क्या कहेंगे? और ये दो पदों का जो अंतर है ना, इस अंतर को हम कहते हैं सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं? तो फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा अब आ जाएगा कि सार्व अंतर किसको कहते हैं। सार्व अंतर मतलब पदों का अंतर, पदों का, तो पदों का अंतर का मतलब हो जाएगा पदांतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन, और कॉमन डिफरेंस को हम लोग सांकेतिक भाषा में छोटा d, स्मॉल d से सूचित करते हैं। नहीं, तब बताओ कि ये AP में है, कैसे पता चला? दो पदों का अंतर क्या गया? तो हम कहेंगे इस AP का सार्व अंतर कितना है? 2 है। यही दो का पदों का अंतर जो आया है, इसी को हम क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। तो इस AP का सार्व अंतर कितना है? मतलब हम कहेंगे कि इसका D जो है वो कितना है? 2 है। क्या चीज है? अब यहां पर कुछ हम बेसिक फॉर्मूला हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम बोलते हैं व्यापक पद। क्या बोलते हैं? जैसे देखो यहाँ पर ये AP में है कि नहीं है?
तो चलो देखो पहला पद, इसको अब हम मिटा देते नहीं, तो देखो यहाँ पर ये पहला पद है, ये पहला पद है। तो पहला पद को जनरली हम सूचित करेंगे ए से, किससे? तो A1 लिखे, ए लिखे, बात एक ही हो गया। अब दूसरा पद है, क्या चीज है? दूसरा पद है। तो दूसरा पद में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। पहला पद में इस सारवंतर को हम जोड़ देंगे तो आगे वाला मिल जाएगा। जो सारवंतर है किसी भी पद में वो जोड़ोगे तो उसका आगे वाला पद मिल जाएगा। जैसे देखो, दो में दो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, फिर इसमें दो जोड़ोगे तो इसका आगे वाला आ जाएगा। तो अब आप एक चीज बताओ, यदि हमको दूसरा पद ज्ञात करना है, पहला पद हमें पता है कि ए है और दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो पहला पद में पहला पद में हम डी जोड़ देंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। पहला पद में सारवंतर जोड़ेंगे तो आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा पद हमको ज्ञात करना है, तो तीसरा पद ये वाला, तो दूसरा पद में डी जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो A3 यदि हमको ज्ञात करना है तो A2 प्लस डी, दूसरा पद में डी जोड़ देंगे नहीं। अब हम यदि चौथा पद ज्ञात करना है तो चौथा पद के पहले वाला में डी जोड़ दो, तो चौथा पद का पहले कौन आएगा, तो A3 प्लस। उसी तरह से यदि हमको पांचवा पद ज्ञात करना है तो A5 ज्ञात करना है तो क्या करोगे, A4 प्लस डी। नहीं, मतलब कि यदि हमें, अब एक चीज बताओ, यदि हमको 50वां पद ज्ञात करना है, मतलब A50, तो क्या करोगे, 50 के पहले क्या आएगा, तो 49 में डी जोड़ दोगे, मतलब 49वां पद में डी जोड़ दोगे तो हो जाएगा ए, मतलब इसमें से घटा देना, 49 प्लस। अब हम आपसे ये कह रहे हैं कि हमको अंतिमवा पद ज्ञात करना है, nवा पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा, जल्दी से बोलो। इसमें क्या किया तुमने, यहाँ पर 4 है तो घटा करके आप लिखा, 3 है तो घटा करके लिख रहे हो, तो n है तो n में से ये घटा, ये तो रहेगा ना इसे, इसमें से ये घटाओगे तो n माइनस प्लस ये हो जाएगा। ये हो गया। इसी सूत्र को हम बोलते हैं व्यापक पद, जनरल टर्म्स। नहीं, क्या बोलते हैं, तो an बराबर हो जाएगा, तो an के पहले क्या मिलेगा, an माइनस 1, इसमें d जोड़ देंगे तो an का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो अब इसी सूत्र के आधार पर अब एक चीज बताओ कि यदि A50 निकालना है तो 49वां पद पता रहेगा तब ना 50वां पद निकालोगे, और 49वां पद पता नहीं रहे तब कैसे निकालोगे। बात समझो कि हमें चौथा पद निकालना है, तो इसके पहला वाला पद, तीसरा पद पता रहेगा तब ना उसमें डी जोड़ करके चौथा पद निकालोगे। अब तुमको तीसरा पद पता ही नहीं है तो ये फोर कैसे निकलेगा, दिक्कत हो जाएगा। बात समझ क्या करें, कोई भी पद निकालना है इस सूत्र के द्वारा तो उसके पहले वाला पद पता रहेगा तब ना उसमें डी जोड़ करके निकालोगे। यदि इसके पहले वाला पद आपको पता नहीं रहे तब कैसे निकालोगे, तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए हमारे मैथमेटिशियन ने एक अलग तरह का सूत्र का व्यवस्था किया। वो सूत्र क्या है, अब ध्यान से देखो, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। A2 है यहाँ पर, तो A2 A1 है, तो A1 के जगह पर हम A लिख सकते हैं नहीं, तो A1 को हटा करके हम लिख देते हैं A प्लस डी। ए जब भी आए तो समझिए पहला पद। अच्छा A3 है, क्या चीज है, तो A3 के जगह पर तो A2 प्लस डी होगा, तो A2 के जगह पर तो A प्लस डी हम लिख सकते हैं। देखो ना, A2 के जगह पर इतना नहीं लिख सकते हो, तो A1 को ही तो हम A लिखे यहाँ पर, तो जहां A2 आएगा ये वाला चीज हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या चीज है, तो इसको हटा करके ये वाला चीज हम लिख सकते हैं।
तो A2 हटाओगे, ये हो जाएगा A प्लस डी। ये प्लस डी तो रहेगा ही, ये प्लस डी, ये वाला डी तो रहेगा ही, तब डी कैट हो गया। तो इसको हम लिखेंगे A प्लस 2D। तो A3 के जगह पर इतना भी हम लिख सकते हैं, नहीं? चलो देख, A4 का मान इतना है, तो A3 के जगह पर तो हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? तो A3 के जगह पर हम लिखेंगे A प्लस 2D। ये प्लस डी तो रहेगा ही, तो इसको जोड़ो तो कितना आ रहा है? A प्लस 3D आ जा रहा है, A प्लस 3D आ जा रहा है। इसको बोलो कितना होगा? ए, अब ये A4 के जगह पर यही ना होगा, तो A प्लस 3D प्लस डी, ये हो जाएगा A प्लस। तो तुम कहोगे सर ये कितना लिखिएगा? अब हम कुछ लिखने वाले नहीं, अब हम डायरेक्ट ये वाला लिखने वाले नहीं। अब इसके पहले वाला पद तो पता नहीं है 49, तो कहोगे सर तो कैसे लिखिएगा? चलो हम लिख करके दिखाते हैं। ये 50 है ना। अब ये पैटर्न देखो कैसे चल रहा है, ये वाला पैटर्न, ये तो समझ में आ गया कि A2 तो इसके पहले वाले में डी जोड़ देंगे, A3 इसके पहले वाले में डी जोड़ देंगे, A4 इसके पहले वाले में। ये पैटर्न कैसे चल रहा है ध्यान से देखो। यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर एक कम हो जा रहा है। 3 है तो क्या हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर 4 है तो क्या हो गया? और A और D तो सब में है, नहीं? यहाँ पर 5 है तो क्या हो गया? अब हमको लिखना है 50वां पद, ये वाला। तो A प्लस 50 है तो एक कम कर दो, तो हो जाएगा 49D हो जाएगा, नहीं होगा? ये 50 है, तो ये 50 है, तो यहाँ पर देखो इसके पैटर्न, तो ये तो सब में है ना, ये हो गया। अच्छा देखो यहाँ पर जैसे 4 है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 5 है तो ये कम हो गया, तो जब हम 50वां पद निकाल रहे हैं तो A प्लस 49D होगा, नहीं होगा? अब हम आपसे पूछते हैं कि चलो अब ये 100वां पद निकालो, कितना? A100, तो A प्लस 99D, नहीं होगा? अच्छा, इस सूत्र की सहायता से कितना हो जाएगा? इस सूत्र की सहायता से हम लिखेंगे A100 मतलब 100वां पद, तो A99 में डी जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा A99 प्लस। तो इसके सहायता से भी हम इस 100वां पद निकाल लेंगे, और इसके सहायता से भी क्या करेंगे? हम 100वां पद निकाल लेंगे। लेकिन A और D पता रहे तो हमें इसमें क्या है, इसको निकालने के लिए आपको 99वां पद जो है, 99वां पद जो है पता होना चाहिए। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है, इसमें सिर्फ प्रथम पद और सारवंतर पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा अब देखो यहाँ पर यदि आपसे पूछता है कोई कि A 46वां पद ज्ञात करो, तो कितना होगा? जल्दी से बोलो। A प्लस 45D हो जाएगा। A क्या है? प्रथम पद, और D क्या है? सारवंतर, नहीं? अब आपसे कोई इसी तरह से पूछे, इसी तरह से पूछे कि nवां पद क्या होगा, ये तो सब में रहता है, इसमें से एक घटा, देखो ना यहाँ 46 है तो एक कम हो गया, तो n है तो यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू, तो an का एक सूत्र ये भी हो गया, और an का एक सूत्र ये भी हो गया, नहीं हो गया? तो ये भी एक आपका एक जनरल टर्म्स का फॉर्मूला हो गया, an बराबर A प्लस n-1 इंटू, नहीं? अब यहाँ पर A क्या है? यहाँ A जो है वो है प्रथम पद, प्रथम। D क्या है? सार्वंतर, दो दो पदों का अंतर है, सार। और n क्या है? पदों की संख्या। कितना पद है? अंतिम पद नहीं, पदों की संख्या है। n क्या है? पदों की संख्या है, पदों की।
और एन क्या है? अंतिमवा पद, लास्ट टर्म है। नहीं, तो एन क्या चीज है? अंतिमवा पद है, अंत वाला पद है ये। अंतिमवा, जैसे देखो यहाँ पर हम एपी के कुछ उदाहरण लें, 2, 4, 6, 8, 10। ये एपी में है, इसमें है एपी में। तो बताओ तो यहाँ ए के जगह पर कितना होगा, डी कितना होगा? दो पद का अंतर ले लो तो 4 में से 2 जाएगा। तो डी कभी भी निकालना ना, तो दूसरा पद में से पहला पद क्या करना, कोई भी 2 पद ले लेना, तो दूसरा पद ये होगा, पहला पद ये होगा, तो ये हो जाएगा। ये ले लें तो 6 - 4 कितना? एन कितना है? कै ठो पद है, जल्दी से बोलो। 1, 2, 3, 4, 5, तो एन बराबर, और अंतिमवा पद कौन है? तो ए एन, मतलब इसको लास्ट टर्म एल से भी शुरू किया था, कितना? 10। तो आपका इसमें, इस चैप्टर में 5 नंबर में 3 लगभग बेसिक फॉर्मूला है और 3 एक्सरसाइज है। पहला एक्सरसाइज में तो आपको सिर्फ ये दिया रहेगा कि कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं, जांचना है। दूसरे एक्सरसाइज में आपका एपी दिया रहेगा, तो कभी कहेगा एन का मान निकालें, कभी ए एन का मान निकालें, कभी ए का मान निकालें, कभी डी का मान निकालें। तो इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, निकालेंगे उसको। नहीं, और तीसरा जो दिया रहेगा उसमें एपी के पदों को जोड़ना रहेगा। क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा, या और कुछ भी उसमें दे सकता है आपको। तो 3 फॉर्मूला है, 3 आपका चैप्टर है।